नमस्कार दोस्तों, अतुल्य भारत हिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान के एकीकरण पर चर्चा करेंगे, लेकिन राजस्थान का एकीकरण प्रारंभ करने से पूर्व हम इसकी पृष्ठभूमि पर बात करते हैं कि किन परिस्थितियों में एकीकरण प्रारंभ किया गया। आप सभी को ज्ञात होगा दोस्तों कि 15 अगस्त 1947 से पूर्व भारत ब्रिटिश उपनिवेश था। इस पर अंग्रेज़ों का अधिकार था और अंग्रेज कतई इच्छा नहीं रखते थे कि भारत कभी स्वतंत्र हो। वे इस पर हमेशा अपना अधिकार कायम रखना चाहते थे। लेकिन 1939 से लेकर 1947 के बीच कुछ राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां ऐसी बदली कि अंग्रेज़ों को अंततः भारत को स्वतंत्र करने का निर्णय लेना पड़ा। अगर हम राष्ट्रीय परिस्थितियों की बात करें तो इनके अंतर्गत हम गांधी जी के नेतृत्व में हुए व्यक्तिगत सत्याग्रह, अंग्रेज़ों भारत छोड़ो आंदोलन तथा उस समय हुए नौसैनिक विद्रोह, तेभागा किसान आंदोलन को शामिल कर सकते हैं। इन आंदोलनों के चलते भारत को स्वतंत्रता तो नहीं मिली, ना ही ये पूर्णतः सफल हो पाए, लेकिन इनकी सफलता इसी बात में थी कि इन आंदोलनों से यह सुनिश्चित हो चुका था कि भारत अब लंबे समय तक अंग्रेज़ों की गुलामी नहीं बर्दाश्त करेगा। अब वह ये दास्ता की बेड़ियाँ तोड़ देगा। दूसरी तरफ 1939 से लेकर 1945 के बीच द्वितीय विश्व युद्ध के रूप में एक विभीषिका पूरे विश्व को देखने को मिली। इस द्वितीय विश्व युद्ध ने अंग्रेज़ों को राजनीतिक तथा आर्थिक रूप से बड़ा नुकसान पहुंचाया। इन बदली हुई परिस्थितियों में अंग्रेज़ों ने भारत के प्रति अपनी नीति में बदलाव किया और इसी के तहत इनके द्वारा कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया। कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया, ठीक है। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया और कैबिनेट मिशन ने यहाँ आकर भारतीय राजनीतिक दलों के समक्ष कुछ प्रस्ताव रखे। उन प्रस्तावों में प्रथम ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य तथा भारतीय रियासतों को मिलाकर एक नवीन संघ का निर्माण किया जाएगा। इस समय ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य में 11 प्रांत थे, जबकि रियासतों की संख्या 565 थी। तो इसकी पहली कंडीशन क्या थी कि ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य और भारतीय रियासतों को मिलाकर एक संघ का निर्माण किया जाएगा और इस संघ के अधीन रक्षा, दूरसंचार तथा विदेश नीति से संबंधित मामले रहेंगे। अन्य मामलों के लिए सभी रियासतें स्वतंत्र रहेंगी। दूसरी शर्त, कैबिनेट मिशन ने संविधान के निर्माण की बात की, ठीक। संविधान निर्माण के उपरांत रियासतों को यह अधिकार दिया गया कि वे चाहें तो भारत के साथ अपने संबंध बनाएं, ना चाहें तो ना बनाएं, अर्थात उन्हें भारतीय संघ के साथ संबंध बनाने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। तीसरा, कैबिनेट मिशन के आधार पर भारत में 1946 के आम चुनावों का आयोजन किया गया तथा इसके आधार पर अंतरिम सरकार की गठन की बात की गई, ठीक है। इन शर्तों को भारत के सभी राजनीतिक दलों के द्वारा स्वीकार कर लिया गया। मुस्लिम लीग जो इनसे पूर्णतः संतुष्ट नहीं थी, क्योंकि इसमें पाकिस्तान की स्पष्ट मांग नज़र कहीं नहीं आ रही थी, उसने भी इसे अनचाहे मन से स्वीकार कर लिया। लेकिन उसने भारत की अंतरिम सरकार के गठन के दौरान उसमें शामिल ना होने का फैसला किया। कुछ समय बाद मुस्लिम लीग इसमें शामिल भी हो गई, लेकिन उसका उद्देश्य था इस अंतरिम सरकार द्वारा लिए जाने वाले फैसलों में बाधा डालकर इसे असफल करना। दूसरी तरफ उसने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का आयोजन किया। इसी दिन के साथ भारत में बड़े स्तर पर सांप्रदायिक दंगे भड़क गए और स्थिति इतनी अनियंत्रित हो गई कि ब्रिटिश सरकार भी अब भारत में शांति स्थापित करने में असफल नज़र आने लगी।
इन बदली हुई परिस्थितियों को देखकर ब्रिटिश सरकार ने भारत को अब स्वतंत्र करने का निर्णय लिया और एटली के द्वारा एक घोषणा की गई जिसे एटली घोषणा कहा जाता है, जिसके तहत 30 जून 1948 एटली घोषणा क्या थी? एटली घोषणा के तहत 30 जून 1948 से पूर्व भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा। और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए माउंटबेटन को, किसको? माउंटबेटन को विशेषाधिकारों से युक्त कर भारत का गवर्नर जनरल बनाकर भेजा गया। माउंटबेटन जब भारत आए तो उन्होंने स्थितियों को बहुत अधिक बिगड़ा हुआ पाया और उन्हें ये बात समझ में आ गई कि वे किसी प्रकार की कोई भी स्थिति में बदलाव करने में सक्षम नहीं हैं, वे भारत में शांति स्थापित नहीं कर पाएंगे। इसी के चलते उन्होंने एक योजना प्रस्तुत की जिसे माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। कब की? 3 जून 1947 को। ठीक है। इस योजना के तहत ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य को 2 भागों में बांटना सुनिश्चित किया गया। जो ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य था उसे 2 भागों में बांटना सुनिश्चित किया गया, एक भारत व दूसरा पाकिस्तान। अब ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य कौन सा? ये जो 11 प्रांत थे ना, ये ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य के अंतर्गत आते थे। इन्हें किस में बांटना सुनिश्चित किया गया? भारत एवं पाकिस्तान में। लेकिन इन 11 प्रांतों के अतिरिक्त जो 565 रियासतें थी उन्हें अधिकार दिया गया कि वे चाहें तो भारतीय संघ में और चाहें तो पाकिस्तानी संघ में सम्मिलित हो सकती हैं, क्योंकि सर्वोच्च सत्ता की समाप्ति के उपरांत उनकी पूर्ववर्ती स्थिति पुनः कायम हो गई थी। अब भारत की अंतरिम सरकार, जिसके प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे तथा गृह मंत्री सरदार पटेल थे, उनके समक्ष सबसे बड़ी समस्या इन 565 रियासतों की थी। ठीक है। इन 565 रियासतों की सबसे बड़ी समस्या क्या थी कि किस प्रकार इनको भारतीय संघ में शामिल किया जाए। इसलिए भारत की अंतरिम सरकार द्वारा एक विभाग की स्थापना की गई जो रियासत विभाग के नाम से जाना जाता है। रियासत विभाग की स्थापना 5 जुलाई 1947 को की गई और रियासत विभाग के अध्यक्ष के रूप में सरदार पटेल को चुना गया। रियासत विभाग का अध्यक्ष किसे बनाया गया? सरदार पटेल को बनाया गया। और इसके सचिव के रूप में वीपी मेनन को नियुक्त किया गया। चूँकि सरदार पटेल उस समय इस कार्य के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति थे, वहीं वीपी मेनन रियासतों से संबंधित राजनीतिक मामलों के सबसे अच्छे जानकार थे। इसलिए रियासत विभाग के अध्यक्ष के रूप में सरदार पटेल तथा सचिव के रूप में वीपी मेनन का चुनाव किया गया। अब रियासत विभाग द्वारा इन रियासतों को भारतीय संघ में मिलाने के उद्देश्य से कुछ नियम तथा शर्तें बनाई गई तथा एक सहमति पत्र तैयार करवाया गया, जिसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के नाम से जाना जाता है। क्या? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। रियासत विभाग के द्वारा एक विलय पत्र या सहमति पत्र तैयार करवाया गया, जिसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के नाम से जाना जाता है। और 14 अगस्त 1947 तक इन 565 रियासतों में से 562 रियासतों ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर दिए। मतलब इन्होंने कुछ शर्तों के साथ भारतीय संघ में मिलने की सहमति प्रदान कर दी। केवल 3 रियासतें ऐसी थी जिन्होंने ऐसा नहीं किया। वो थी जूनागढ़, दूसरी हैदराबाद तथा तीसरी कश्मीर। इन 3 रियासतों को छोड़कर बाकी सभी 562 रियासतों ने भारतीय संघ में मिलने के सहमति पत्र इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर दिए। इन पे हम राजस्थान के स्थान पर जब भारत के एकीकरण की बात करेंगे तब चर्चा करेंगे। अब हम राजस्थान के एकीकरण पर आते हैं।
तो साथियों जो 562 रियासतें थी, उन 562 रियासतों में से 562 रियासतें थी ना ये, इन 562 रियासतों में से इस समय राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत 19 रियासतें आती थी। कितनी रियासतें आती थी? 19 रियासतें। इन 19 रियासतों के अतिरिक्त 3 ठिकाने भी इसमें सम्मिलित थे। 3 ठिकाने कौन कौन से? नीमराणा, कुशलगढ़ तथा लावा। ये 3 ठिकाने भी इसमें सम्मिलित थे। इन्हें याद करने का शॉर्ट तरीका है, आप नकल शब्द को याद रख सकते हैं, जिसमें न से नीमराणा, कै से कुशलगढ़ और लै से लावा। ठीक है। नीमराणा उस समय अलवर रियासत में आता था, अभी भी यहीं आता है। कुशलगढ़ बांसवाड़ा में, जबकि लावा उस समय जयपुर रियासत में आता था और वर्तमान में यह टोंक के अंतर्गत आता है। इन तीनों ठिकानों में सबसे बड़ा ठिकाना कुशलगढ़ था, जबकि सबसे छोटा लावा। ठीक है। ठिकानों और रियासतों में सबसे बड़ा अंतर था कि ठिकानों को तोपों की सलामी नहीं दी जाती थी, जबकि जो रियासतें थी उन्हें तोपों की सलामी दी जाती थी। यद्यपि 2 ऐसी रियासतें भी थी जिन्हें तोपों की सलामी नहीं दी जाती थी, जो किशनगढ़ और शाहपुरा थी। मतलब 19 रियासतों में से 2 रियासतें ऐसी थी जिन्हें तोपों की सलामी नहीं दी जाती थी, और वह कौन कौन सी थी? किशनगढ़ और शाहपुरा। अब इन 3 ठिकानों के अतिरिक्त एक केंद्र शासित प्रदेश भी इस समय मौजूद था, इट इज़, ठीक है, कौन सा? अजमेर, मेरवाड़ा। ठीक है। तो राजस्थान के एकीकरण से पूर्व राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र में 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश मौजूद था। इन सभी का राजस्थान के रूप में स्थापित होना ही राजस्थान का एकीकरण कहलाता है। तो राजस्थान का एकीकरण कुल 7 चरणों में हुआ। कितने चरणों में हुआ? 7 चरणों में हुआ, और इसमें कुल 8 वर्ष 7 माह व 14 दिन का समय लगा, जो 18 मार्च 1948 से शुरू होकर 1 नवंबर 1956 तक चला। ठीक है। तो राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूर्ण हुआ है? 7 चरणों में। कितने समय में? 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन में। और 18 मार्च 1948 को शुरू होकर 1 नवंबर 1956 को इसका 7वां चरण पूर्ण हुआ। अब अपन कुछ बातें और तथ्यात्मक बातें और जानते हैं इसके बारे में। एकीकरण के दौरान इन 19 रियासतों में से 4 रियासतें ऐसी थी जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाकर रखना चाहती थी। वे कौन कौन सी थी? अलवर, भरतपुर, डूंगरपुर तथा जोधपुर। दूसरा, 2 ऐसी रियासतें भी थी जो पाकिस्तान के संपर्क में थी और पाकिस्तान में मिलने की भी बात कर रही थी। कौन कौन सी? जोधपुर व धौलपुर। ठीक है। तीसरा, 4 ऐसी रियासतें थी जो रियासत विभाग के द्वारा बनाए गए नियम, जिनमें था 10 लाख से अधिक जनसंख्या तथा जिस रियासत की सालाना आय 1 करोड़ से अधिक हो, वह अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रख सकती थी, के अंतर्गत आती थी। तो वो 4 कौन कौन सी थी? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर तथा मेवाड़ या उदयपुर। ठीक है।
तो 4 ऐसी रियासतें थी जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व बना के रखना चाहती थी। कौन कौन सी? अलवर, भरतपुर, डूंगरपुर और जोधपुर। 2 ऐसी रियासतें थी जो पाकिस्तान के संपर्क में थी, जोधपुर और धौलपुर। और 4 ऐसी रियासतें भी थी जो रियासत विभाग के द्वारा बनाए गए नियम शर्तों के अंतर्गत आती थी तथा अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाकर रख सकती थी। ठीक है, कौन कौन सी? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और मेवाड़। अब हम एकीकरण प्रारंभ करते हैं। तो एकीकरण कहाँ से प्रारंभ किया जाए उससे पहले मैं आपको राजस्थान के एकीकरण की कुछ और ट्रिक्स बताता हूँ जो आपको इसे याद रखने में सहायक सिद्ध होंगी। ठीक है, हम बात करते हैं एकीकरण कितने चरण में हुआ था? 7 चरण में। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ठीक है, अब पहला एक तो इनके नाम याद रखने में दिक्कत आती है कि कौन से चरण का क्या नाम था। दूसरा, इनकी दिनांक क्या थी। ठीक है, तीसरा, किसे प्रधानमंत्री बनाया गया। ये 3 मुख्य समस्याएं हैं जो छात्रों के समक्ष आती हैं। तो उन्हें याद रखने के लिए हम बात करते हैं इनके नाम। तो इनके नाम को याद रखने के लिए हमें एक स्पेलिंग याद रखनी है, MPSVSVR। ठीक है, MPSVSVR। ठीक है, इसे हम MPSV²R² के रूप में भी याद रख सकते हैं। अब M से क्या हुआ? M से क्या हुआ? मत्स्य संघ। ठीक है, P से पूर्व राजस्थान। S से संयुक्त राजस्थान। V से व्रत राजस्थान। SV से संयुक्त व्रत राजस्थान। R से राजस्थान और R से राजस्थान। ठीक है, ये इनके नाम हुए। इसे याद रखने का तरीका है MPSV²R। ठीक है, अब इनकी दिनांक की बात करते हैं। तो साथियों, इन्हें याद रखने का तरीका है 18, 25, 18, 30, 15, 26 और 1। ठीक है, अब स्टार्टिंग की जो 3 है, कौन कौन से? स्टार्टिंग के ये तीनों चरण 1948 में, अगले 2 1949 में, अगला 1950 और अगला 1956। ठीक है, मतलब पहले 3 प्रथम चरण 1948 में, अगले 2 1949 में और उसके बाद अगले एक 1950 और 1956 में। ठीक है, इस प्रकार ये हुए। अब कौन से महीने में? ये दिनांक हो गई, ये साल हो गया। तो इनका कौन से महीने में हुआ ये याद रखने के लिए हम इसके लिए एक ट्रिक बनाएंगे, मामा। ठीक है, माह मतलब मार्च। ठीक है, आम अप्रैल और मार्च। मई मतलब मई और जनता। मामा आम में जनता लाया। ठीक है, मामा आम में जनता लाया। इस वाक्य का कोई मतलब नहीं है, बस याद रखने के उद्देश्य से हमने ये बना लिया। तो इसमें मैं से मार्च, दूसरे मार्च में से भी मार्च, ऐसे अप्रैल, में से मार्च,
में से मई, जैसे जनवरी, न से नवंबर। ठीक है, ये हो गया पहला मार्च में, दूसरा मार्च में, तीसरा अप्रैल में, चौथा मार्च में, पाँचवा मई में, छठा जनवरी में और सातवां नवंबर में। इस प्रकार से हमें ये याद रखना होगा। अब हम एकीकरण को प्रारंभ करते हैं। तो एकीकरण को प्रारंभ करने से पहले एक मैं प्रधानमंत्री की ट्रिक भी आपको बता देता हूँ। प्रधानमंत्री के क्रम को याद रखने का तरीका है सो गया माही। ठीक है, सो गया माही। माही वर्तमान के एक चर्चित क्रिकेटर हैं जिनका निकनेम है महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी को माही भी कहा जाता है। अभी कुछ दिनों से वो अच्छी फॉर्म में नहीं चल रहे, इसलिए अपन मान लेते हैं कि वो सो गए हैं। तो हमने क्या बना लिया, सो गया माही। तो स से शोभाराम कुमावत, स से शोभाराम कुमावत, ग से गोकुल लाल असावा, मैं से माणिक्य लाल वर्मा और है से हीरालाल शास्त्री। ठीक है, अब हीरालाल शास्त्री के आगे नए प्रधानमंत्री नहीं बने, यही अगले चरणों में प्रधानमंत्री और फिर मुख्यमंत्री के रूप में आते रहे। ठीक है, यहाँ तक ये सब ट्रिक्स थी, इनसे आपको याद हो जाना चाहिए। इनमें ये ट्रिक है नाम का याद करने के लिए, ठीक, ये है दिनांक याद करने के लिए, ये है माह याद करने के लिए और ये है सन। ठीक है, तो ये इसकी ट्रिक्स हैं जो मेरे ख्याल से आपको याद हो गई होंगी। अब हम एकीकरण प्रारंभ करते हैं। तो हम प्रथम चरण की बात करते हैं। सबसे पहले प्रथम चरण की बात करते हैं और वह कहाँ से प्रारंभ हुआ। तो साथियों, आपको ज्ञात होगा कि 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी और सरदार पटेल को इस हत्या की साजिशकर्ताओं में विश्व हिंदू परिषद का हाथ होने पे शक था। चूँकि अलवर महाराज तेज सिंह तथा उनके प्रधानमंत्री BN खरे विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए थे तथा नाथूराम गोडसे गांधी जी की हत्या से कुछ समय पूर्व अलवर महाराजा तेज सिंह के यहाँ रुके थे, इसलिए अलवर महाराज तेज सिंह को दिल्ली में नज़रबंद कर दिया गया और अलवर का प्रशासन रियासत विभाग के अधीन आ गया। इसलिए रियासत विभाग ने यहीं से राजस्थान का एकीकरण करने का निर्णय लिया। तो राजस्थान के एकीकरण का प्रथम चरण हम अलवर से शुरू करते हैं। कहाँ से शुरू करते हैं? अलवर से। अब अलवर से शुरू करेंगे तो भौगोलिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अलवर के आसपास जो रियासतें थी उन्हीं को किसके अंतर्गत शामिल करना था? इस चरण के अंतर्गत शामिल करना था। तो अलवर के अतिरिक्त इस चरण में अलवर, भरतपुर, करौली व धौलपुर को शामिल किया गया। इसे हम ABCD के माध्यम से भी याद रख सकते हैं। A से अलवर, B से भरतपुर, C से करौली, D से धौलपुर। ठीक है, इसकी राजधानी क्या बनाई गई? अलवर, क्योंकि अलवर इन सभी रियासतों में सबसे महत्वपूर्ण थी, इसलिए इसकी राजधानी क्या बना दी गई? अलवर। इसके राज प्रमुख किसे बनाया गया? धौलपुर शासक उदय भान सिंह को इसका राज प्रमुख बनाया गया। तीसरा, प्रधानमंत्री का पद प्रजामंडल के सदस्यों को इन संघों में महत्व प्रदान करने की दृष्टि से बनाया गया था, इसलिए प्रधानमंत्री के पद पर सबसे पहले क्या बताई थी मैंने ट्रिक? शोभाराम कुमावत को बिठाया गया। ट्रिक क्या बताई थी? सो गया माही। तो से शोभाराम कुमावत। ठीक है, इसका
उपराज प्रमुख। करौली के शासक गणेश वासुदेव को बनाया गया। किसको बनाया गया? गणेश वासुदेव को। ठीक है, अब संपूर्ण तैयारियां हो चुकी थी और 17 मार्च 1948 को प्रथम चरण का उद्घाटन करने का दिन तय हुआ था। ठीक है, लेकिन भरतपुर महाराज के अनुज मान सिंह के द्वारा संघ को जाट विरोधी बताया गया, तो भरतपुर में बड़ी संख्या में हथियारबंद जाट एकत्रित हो गए। रियासत विभाग के अथक प्रयासों के बाद भी जब जाट पीछे नहीं हटे तो ठाकुर देशराज को बुलाया गया और उनके समझाने पर ये पीछे हटे। इस समस्त घटनाक्रम में 17 मार्च का दिन पूरा निकल गया। इस कारण 17 मार्च के स्थान पर प्रथम चरण का उद्घाटन कब किया गया? 18 मार्च 1948 को। प्रथम चरण का उद्घाटन कब किया गया? 18 मार्च 1948 को। और उद्घाटनकर्ता कौन थे? उद्घाटनकर्ता कौन थे? केंद्रीय मंत्री एन.वी. गाडगिल। ठीक है, केंद्रीय मंत्री एन.वी. गाडगिल इसका उद्घाटन करने के लिए भरतपुर आए थे और भरतपुर के किले लोहागढ़ में इसका उद्घाटन हुआ था। अब बात करते हैं इसका नाम मत्स्य संघ कैसे पड़ा। तो के.एम. मुंशी के प्रस्ताव पर, किसके प्रस्ताव पर? के.एम. मुंशी के प्रस्ताव पर इसका नाम मत्स्य संघ रखा गया। मत्स्य संघ रखा गया। जब प्रथम चरण के नामकरण की बात आई तो के.एम. मुंशी ने यह प्रस्ताव रखा कि प्राचीन काल में चूंकि इस क्षेत्र को मत्स्य संघ या मत्स्य प्रदेश के नाम से जाना जाता था, इसलिए इसे अब क्या नाम दिया जाए? मत्स्य संघ। महाभारत काल के समय इस प्रदेश को क्या कहते थे? मत्स्य संघ कहते थे। इसी के साथ राजस्थान के एकीकरण का प्रथम चरण पूर्ण होता है। तो राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण के अंतर्गत कौन कौन सी रियासतों को शामिल किया गया? अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। राजधानी किसे बनाया गया? अलवर को राज प्रमुख, धौलपुर शासक उदयभान सिंह को प्रधानमंत्री, शोभाराम कुमावत को उपराज प्रमुख, करौली के शासक गणेश वासुदेव को, और उद्घाटनकर्ता कौन थे? एन.वी. गाडगिल, जिन्होंने 18 मार्च 1948 को इसका उद्घाटन किया। और के.एम. मुंशी के प्रस्ताव पर, किसके प्रस्ताव पर? के.एम. मुंशी के प्रस्ताव पर इस संघ का नाम क्या रखा गया? मत्स्य संघ। अब हम राजस्थान के एकीकरण के दूसरे चरण में आते हैं। किस में आते हैं? दूसरे चरण की बात करते हैं। ठीक है, तो दूसरे चरण में आने से पहले मैं एक राजस्थान का नक्शा बनाने का प्रयास करता हूँ, जिससे आपको थोड़ा समझ में आए कि एकीकरण का प्रारंभ किस तरफ से हुआ और यह किस तरह से चला। ठीक है, ये लगभग राजस्थानी है। तो हमने फर्स्ट चरण में क्या पढ़ा? अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, इन चारों रियासतों को मिलाकर और प्रथम चरण मत्स्य संघ का निर्माण किया गया। भाई इन चारों रियासतों को मिलाकर किसका निर्माण किया गया? मत्स्य संघ का। ठीक है, अब हम पूर्वी राजस्थान से चले आगे बात करते हैं कि भाई ऊपर की तरफ जाना था नीचे की। इस समस्या का निदान कोटा महाराव भीम सिंह ने कर दिया। कोटा महाराव भीम सिंह ने प्रस्ताव रखा कि दक्षिणी राजस्थान की रियासतों को मिलाकर एक संघ बनाया जाए जिसका नाम रखा जाए हाड़ौती संघ। दक्षिणी राजस्थान की रियासतों को मिलाकर एक संघ मिलाया जाए जिसका नाम क्या रखा जाए? हाड़ौती संघ। तो यह प्रस्ताव सरदार पटेल ने मेवाड़ के शासक भोपाल सिंह के समक्ष भी रखा, क्योंकि मेवाड़ उदयपुर भी इस समय दक्षिण में ही आता था। लेकिन मेवाड़ के शासक भोपाल सिंह ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि वह मेवाड़ का नाम अमर रखना चाहते हैं और इस कारण वे इस संघ में सम्मिलित नहीं होंगे, जिसके चलते द्वितीय चरण में 9 रियासतों को शामिल कर पूर्व राजस्थान का निर्माण किया गया। इन 9 रियासतों को याद करने का तरीका है बाबू की झाड़ू को प्रशाटो
कैसे याद रखेंगे? बाबू की झाड़ू को प्रसाटो। जैसे प्रथम चरण में हमने ABCD के माध्यम से चारों रियासतों को याद रखा था, अब द्वितीय चरण में कैसे याद रखेंगे? बाबू की झाड़ू को प्रसाटो। तो वैसे बांसवाड़ा, बूसे बूंदी, कैसे किशनगढ़, जैसे झालावाड़, डू से डूंगरपुर, कैसे कोटा, पैसे प्रतापगढ़, सैसे शाहपुरा और टैसे टोंक। ठीक है, ये 9 रियासतें इसके अंतर्गत शामिल की गई। इन 9 रियासतों के अतिरिक्त एक ठिकाना, कौन सा? कुशलगढ़ भी इस चरण में शामिल कर लिया गया। इससे पूर्व एक ठिकाना नीमराना प्रथम चरण में शामिल कर लिया गया था। ठीक है, तो द्वितीय चरण में क्या शामिल किया गया? 9 रियासतें प्लस एक ठिकाना कुशलगढ़, और प्रथम चरण में 4 रियासतें प्लस एक ठिकाना नीमराना। ठीक है, किस में शामिल कर लिया गया था? राजस्थान में शामिल कर लिया गया। अब बात करते हैं इसकी राजधानी। तो इसकी राजधानी किसे बनाया गया? कोटा को। राज प्रमुख कोटा महाराव भीम सिंह को, कोटा महाराव भीम सिंह को इसका राज प्रमुख बनाया गया। प्रधानमंत्री के रूप में आपको याद ही होगा, सो गया माही, तो गए से गोकुल लाल असावा। अब गोकुल लाल असावा और गोकुल भाई भट्ट को लेकर आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि गोकुल भाई भट्ट सिरोही के थे और गोकुल लाल असावा टोंक क्षेत्र के थे, और इसमें सिरोही कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, तो कौन आएगा? गोकुल लाल असावा। ठीक है, प्रधानमंत्री हो गया। अब बात करते हैं उद्घाटनकर्ता। तो इसका उद्घाटन किसने किया था? NV गाडगिल ने। NV गाडगिल ने ही इस दूसरे चरण का उद्घाटन किया। और कब किया? 25 मार्च 1948। मैंने आपको कहा था 18, 25, 18 तीनों प्रथम चरण 1948 में पूर्ण हुए थे। तो द्वितीय चरण का पूर्ण हुआ 25 मार्च 1948 को। ठीक है, एक बार इसे पुनः दोहरा लेते हैं। रियासतें कौन कौन सी हैं, उन्हें याद करने का तरीका है बाबू की झाड़ू को प्रसाटो। बांसवाड़ा, बूंदी, किशनगढ़, झालावाड़, डूंगरपुर, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक और एक ठिकाना कुशलगढ़ इस चरण के अंतर्गत शामिल किए गए। राजधानी के रूप में कोटा को राज प्रमुख भीम सिंह कोटा के, प्रधानमंत्री गोकुल लाल आसावा तथा उद्घाटन NV गाडगिल के द्वारा किया गया और कोटा के किले में इसका उद्घाटन हुआ। अब हम द्वितीय चरण को पूरा कर तीसरे चरण की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, कौन से चरण की तरफ बढ़ते हैं? तीसरे चरण की तरफ। तो तीसरे चरण की जब हम बात करते हैं तो तीसरे चरण का नाम क्या था? संयुक्त राजस्थान। ठीक है, इसके अंतर्गत पूर्व राजस्थान की 9 रियासतों पूर्व राजस्थान में मेवाड़ को मिलाकर संयुक्त राजस्थान का निर्माण किया गया था। किसको मिलाकर? मेवाड़ को मिलाकर। आपको याद ही होगा साथियों, हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी, मेवाड़ को भी इस पूर्व राजस्थान में सम्मिलित होने का, इसमें शामिल होने के लिए मना कर दिया गया था। लेकिन मेवाड़ की जनता ने इस बात का विरोध किया। माणिक्यलाल वर्मा ने यहाँ तक कह दिया कि मेवाड़ की 25 लाख जनसंख्या का फैसला मेवाड़ महाराणा तथा उनके प्रधानमंत्री राममूर्ति नहीं कर सकते। इस विरोध को देखते हुए मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह ने निर्णय लिया कि वह राजस्थान के एकीकरण के दौरान पूर्व राजस्थान में ही शामिल हो जाएंगे। किस में शामिल हो जाएंगे? पूर्व राजस्थान में ही। लेकिन कोटा महाराव ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि सभी तैयारियां हो चुकी हैं और अब किसी प्रकार का भी इसमें बदलाव संभव नहीं है, क्योंकि मेवाड़ महाराणा ने 23 तारीख को सूचित किया था और 25 तारीख को उद्घाटन होना था। यह कहते हुए इनकार कर दिया, जिसकी हकीकत में वजह क्या थी कि कोटा महाराव को यह ज्ञान था कि अगर
मेवाड़ को शामिल कर लिया जाएगा तो महाराव को जो महत्व मिलना था, कोटा को जो महत्व मिलना था, वह समाप्त हो जाएगा। इसी कारण और मेवाड़ को तीसरे चरण के अंतर्गत शामिल किया गया। ठीक है, अब इसकी राजधानी क्या थी, किसकी बात करते हैं, राजधानी की। तो राजधानी किसे बनाया गया, उदयपुर को। राज प्रमुख किसे बनाया गया, मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह को, महाराणा भूपाल सिंह को। उपराज प्रमुख किसे बनाया गया, कोटा के महाराव भीम सिंह को, कोटा महाराव भीम सिंह को उपराज प्रमुख बनाया गया। ठीक है, प्रधानमंत्री किसे बनाया गया, उदयपुर के माणिक्यलाल वर्मा। याद है ना, सो गया माई तो मैं से माणिक्यलाल वर्मा। ठीक है, और इसका उद्घाटन पंडित जवाहर लाल नेहरू के द्वारा स्वयं किया गया। कब किया गया, 18 अप्रैल 1948 को। प्रथम 3 चरण 1948 में हुए थे, मैंने स्टार्टिंग में बताया था। तो 18 अप्रैल 1948 को इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। चूँकि मेवाड़ का भारतीय इतिहास में एक अलग स्थान था, एक अलग महत्व था, इसी कारण भारत के प्रधानमंत्री स्वयं इसका उद्घाटन करने के लिए कोटा आए और इसका उद्घाटन कहाँ हुआ, कोटा में हुआ। राजधानी क्या बनाएगी, उदयपुर। राज प्रमुख महाराणा भूपाल सिंह, उप राज प्रमुख कोटा के भीम सिंह, प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा तथा उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह ने इस समय एक शर्त रखी थी कि वे आजीवन राज प्रमुख के पद पर रहेंगे और उनकी ये शर्त स्वीकार कर ली गई थी। अब किसको शामिल कर लिया गया तीसरे चरण में, मेवाड़ को, और क्या बन गया, संयुक्त राजस्थान। ठीक है, अब हम बात करते हैं चतुर्थ चरण की। ठीक है, कौन से चरण की बात करते हैं, चतुर्थ चरण की। ठीक है, चतुर्थ चरण के अंतर्गत, ठीक है, चतुर्थ चरण के अंतर्गत किसका निर्माण हुआ, व्रत राजस्थान का। किसका निर्माण हुआ, व्रत राजस्थान का। व्रत राजस्थान के अंतर्गत 4 रियासतों को शामिल किया गया था। अब तक हम 14 रियासतों का एकीकरण कर चुके हैं। अगली 4 रियासतें उन 5 रियासतों में से जो बची हुई हैं। तो कौन कौन सी बची हुई थी, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर तथा जैसलमेर। ये 4 रियासतें, इन चारों रियासतों को मिलाकर और व्रत राजस्थान का निर्माण किया गया। ठीक है, इन 4 रियासतों किस में मिला दिया गया, संयुक्त राजस्थान में, और व्रत राजस्थान का निर्माण किया गया। राजधानी किसे बना दिया गया, जयपुर को। ठीक है, राज प्रमुख मानसिंह द्वितीय, जयपुर के महाराज मानसिंह द्वितीय को इस चरण में राज प्रमुख बनाया गया। क्योंकि हमने पिछले चरण में पढ़ा था कि भूपाल सिंह को यह कहा गया था कि उन्हें आजीवन राज प्रमुख के पद पर रखा जाएगा। इसी कारण उन्हें खुश रखने के लिए एक नवीन पद सर्जित किया गया, जो क्या था, महाराज प्रमुख। और मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह को, महाराणा भूपाल सिंह को महाराज प्रमुख बना दिया गया। प्रधानमंत्री सो गया माही हीरा लाल शास्त्री। प्रधानमंत्री किसे बनाया गया, हीरालाल शास्त्री। और इस उपराज प्रमुख वही कोटा के महाराव भीम सिंह। और बात करते हैं उद्घाटन की, तो इसका उद्घाटन करने के लिए सरदार पटेल स्वयं जयपुर आए और उन्होंने 30 मार्च
30 मार्च 1949 को इसका उद्घाटन किया। 30 मार्च को ही हम राजस्थान दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, तो चतुर्थ चरण यहाँ पूरा होता है। चतुर्थ चरण का क्या नाम हुआ? व्रत राजस्थान। इसके अंतर्गत राजधानी जयपुर, राज प्रमुख मान सिंह द्वितीय, महाराज प्रमुख महाराणा भूपाल सिंह, प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री तथा उद्घाटन सरदार पटेल के द्वारा किया गया। इसी के साथ चतुर्थ चरण पूर्ण हो गया, जिसमें कौन कौन शामिल थे? बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर और जयपुर, इन चारों को मिलाकर चतुर्थ चरण पूर्ण किया गया। अब हम अगले चरण की तरफ बढ़ते हैं, पांचवें चरण की तरफ। कौन से चरण की तरफ जाते हैं? पांचवें चरण की तरफ। ठीक है, तो पांचवें चरण में क्या किया गया था साथियों? पांचवें चरण में जो व्रत राजस्थान था, पांचवें चरण में क्या किया गया था? जो व्रत राजस्थान था, क्या था? व्रत राजस्थान था, उसमें और मत्स्य संघ को मिलाया गया था। किसको मिलाया गया था? मत्स्य संघ को। ठीक है, अब इसमें समस्या क्या थी? मत्स्य संघ की 2 रियासतें अलवर और करौली राजस्थान में मिलना चाहती थी, वहीं 2 अन्य रियासतें भरतपुर और धौलपुर अपने सांस्कृतिक नज़दीकी के हिसाब से उत्तर प्रदेश में मिलना चाहती थी। इस समस्या के निदान के लिए शंकर देव राव कमेटी का गठन किया गया और इस कमेटी ने यह सुझाव दिया कि मत्स्य संघ को व्रत राजस्थान में ही मिलाया जाना चाहिए, और इसे किस में मिला दिया गया? व्रत राजस्थान में, और इसे मिलाकर संयुक्त व्रत राजस्थान का निर्माण किया गया। इसका उद्घाटन 15 मई 1949 को किया गया। ठीक है, अब आगे राज प्रमुख महाराज प्रमुख सभी वही रहेंगे, प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री रहेंगे, इनमें कोई बदलाव नहीं होगा। राजधानी क्या रहेगी? जयपुर रहेगी। अब हम आगे बात करते हैं छठे चरण की। कौन से चरण की बात करते हैं? छठे चरण की। पांचवें चरण में हमने क्या किया? व्रत राजस्थान में मत्स्य संघ को मिला दिया। ठीक है, जो संयुक्त व्रत राजस्थान बनाया उसमें क्या किया? व्रत राजस्थान में मत्स्य संघ को मिला दिया और किसका निर्माण कर दिया? संयुक्त व्रत राजस्थान का। अब छठे चरण की बात करते हैं राजस्थान की। किसकी बात करते हैं? राजस्थान की। ठीक है, तो अब क्या बच गया साथियों? 19 में से 18 रियासतों का एकीकरण अब तक हो चुका है। एक तो सिरोही बच गया, एक अजमेर मेरवाड़ा बच गया, तो अब उन्हीं का नंबर आने वाला था। अब एकीकरण किसका करना था? सिरोही का। किसका एकीकरण करना था? सिरोही का। ठीक है, सिरोही को लेकर सरदार पटेल की इच्छा थी कि वह उसे गुजरात में मिलाएं और महागुजरात का निर्माण करें। वह उसे गुजरात में मिला के किसका निर्माण करें? महागुजरात का। लेकिन हमारे राजस्थान के हीरालाल शास्त्री ने यह मांग रखी कि हम गोकुल भाई भट्ट के बिना राजस्थान का प्रशासन नहीं चला सकते भाई साहब, कि गोकुल भाई भट्ट आएंगे तभी हम तो राजस्थान का प्रशासन चला सकते हैं, उनके बिना असंभव है। ठीक है, अब मन ही मन में उनको चाहिए क्या था? माउंट आबू। सरदार पटेल की इच्छा भी क्या थी कि माउंट आबू कहाँ चला जाए? गुजरात में। वहीं दूसरी तरफ हीरालाल शास्त्री भी क्या चाहते थे कि माउंट आबू किस में रहे? राजस्थान में। ठीक है, इसी उद्देश्य से उन्होंने क्या मांग रखी कि गोकुल भाई भट्ट के बिना हम राजस्थान का प्रशासन चलाने में सक्षम नहीं है। गोकुल भाई भट्ट कौन? राजस्थान के गांधी। सरदार पटेल ने यह स्वीकार कर लिया और उन्होंने क्या किया? उन्होंने बड़ी समझदारी से गोकुल भाई भट्ट के गांव हातल गांव तथा सिरोही को किसे सौंप दिया? राजस्थान को सौंप दिया, और माउंट आबू को किस में ले गए? गुजरात में। तो छठे चरण में सिरोही प्लस हातल गांव किस में शामिल कर लिए गए? संयुक्त व्रत राजस्थान में शामिल कर लिए गए, और इनको मिलाकर क्या बना? राजस्थान। अब ये चरण कब पूरा हुआ? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, सिरोही के एकीकरण के साथ ही छठा चरण पूर्ण हो गया। ठीक है, 6 चरण अब तक पूरे हो गए हैं। चूंकि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हो गया था और संवैधानिक रूप से इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ गया था? राजस्थान।
और इसी के साथ अब राजस्थान के साथ ही अब क्या किया गया, जो प्रधानमंत्री का पद था उसे समाप्त कर दिया गया, प्रधानमंत्री के पद को समाप्त कर दिया गया और हीरालाल शास्त्री को राजस्थान का प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। अब हम बात करते हैं अगले चरण की, 7वें चरण की। ठीक है, कौन से चरण की बात करते हैं? 7वें चरण की। 7वें चरण में और अंतिम चरण है, 7वें और अंतिम चरण में वही मांग दोबारा उठी, क्या? माउंट आबू। इस बार गोकुल भाई भट्ट को आगे कर दिया गया और गोकुल भाई भट्ट ने सिरोही क्षेत्र में एक जन आंदोलन किया और उसमें मांग क्या रखी कि हमें माउंट आबू चाहिए। इसी दौरान 1952 में सरदार पटेल का भी निधन हो चुका था, जिसके चलते राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा माउंट आबू को किसे देने का निर्णय लिया गया? माउंट आबू को राजस्थान को देने का निर्णय लिया गया। साथ ही माउंट आबू के साथ दिलवाड़ा भी था, उसे भी राजस्थान को देने का निर्णय लिया गया और 19 रियासतों 3 ठिकानों के अतिरिक्त इस समय एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश भी बचा हुआ था, जो क्या था? अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा को भी किस में शामिल करने का निर्णय लिया गया? राजस्थान संघ में। तो माउंट आबू, दिलवाड़ा और अजमेर मेरवाड़ा को किस में शामिल करने का निर्णय लिया गया? राजस्थान में शामिल करने का निर्णय लिया गया। ठीक है, इसी के साथ मध्य प्रदेश का एक क्षेत्र था जिसका नाम था सुनेल टिप्पा। क्या नाम था? सुनील टिप्पा। ये किसका क्षेत्र था? एमपी का, और इसे किस में शामिल करने का निर्णय लिया गया? कोटा का। ठीक है, 7वें चरण के अंतर्गत इन 4 चीज़ों को किस में शामिल किया गया? राजस्थान में शामिल किया गया। कौन कौन सी 4? माउंट आबू, दिलवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा और सुनील टिप्पा। ठीक है, सुनील टिप्पा को किस में शामिल किया गया? कोटा में। जबकि झालावाड़ क्षेत्र के सिरोंज को किस में शामिल किया गया? एमपी में। किसे दे दिया गया? एमपी में। इसी के साथ 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ। ठीक है, अब साथियों इसी के साथ हम राजस्थान के एकीकरण को यहीं समाप्त करते हैं और आशा करता हूँ जो मैंने प्रयास किया उसमें मैं सफल हूँ और आपको इसमें कुछ फ़ायदा हो। कुछ दिन के बाद किसी नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।